रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास क्या है? लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 डायनेमिक एंड फोर्सेस का। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड में अक्सर आता है, सही है कि इसके बारे में आपने शॉर्ट आंसर लिखना है। मास और वेट के दरमियान आपने क्या करना है? मास और वेट के दरमियान फर्क लिखना है। और साथ में हम क्या करेंगे? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड है दरअसल में क्या, और साथ में हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को भी क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखना हमारे पास क्या है? मास और वेट। मास सिंपल क्या है? देखो, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इस दुनिया में जो मैटर की क्वांटिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? मास। मतलब क्या है? देखो, ये मेरे पास ये बुक मौजूद है या नहीं? देखो, इस बुक का जितना भी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? मास। अब मैटर क्या है? मैटर तो आपको पता है ना? यस। मैटर का मतलब क्या है? ऐसा चीज जिसका वजन हो और वो वॉल्यूम को क्या करे? ऑक्यूपाई करे। वॉल्यूम को क्या करे? ऑक्यूपाई करे, तो उसको हम मैटर का नाम देते हैं। सही है, समझ आ गया मैटर क्या? अब देखना, तो हमारे पास सिंपल क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम नाम देंगे मास। मगर वेट क्या है? अब देखो, अक्सर स्टूडेंट से अगर आप पूछते हो आपका वेट बताओ, तो स्टूडेंट से जब मैंने पूछा वेट बताओ ना, तो वो वेट की बजाय बताते हैं मास। वो क्या बताता है? मास। जब मैं पूछता हूँ ना वेट बताओ, वो मेरे कहता है कि मेरा वेट क्या है? 50 kg। अब ये बिल्कुल गलत। 50 kg तो ये मुझे मास बता रहा है, वेट अलग चीज है। देखो, वेट क्या है? अलग चीज। वेट हमारे पास क्या है? वेट दरअसल में हमारे पास क्या है? फोर्स है। वेट दरअसल में हमारे पास क्या है? फोर्स है। अब किस तरह फोर्स है? देखो, फोर्स हमारे पास, फोर्स किसके बराबर होता है? वेट के बराबर होता है। फोर्स किसके बराबर होता है? वेट के बराबर होता है। और वेट किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एम जी। एम का मतलब मास, जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे कोई किसी ने पूछा व्हाट इज वेट, तो वेट सिंपल, वेट हमारे पास सिंपल क्या है? वो फोर्स है जो जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो आप क्या नाम दोगे? वेट क्या है? वो फोर्स है विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो सिंपल, हमारे पास ये हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज ये जमीन है ना, ये बुक हमारे पास जमीन। मैंने देखो इस मार्कर को जब मैं फेंकूंगा ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे? नीचे। क्यों? एक्सलेंट, ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो याद रखना सिंपल, हमारे पास फोर्स जो वेट है ये फोर्स है। फोर्स कौन सा फोर्स है? जो जमीन किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इस फोर्स को हम नाम देते हैं वेट। इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? वेट। देखो, फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर। फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर है। तो व्हाट इज वेट? वेट सिंपल फोर्स है जो जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। अब देखो, मैं जमीन पर खड़ा हूं या नहीं? जमीन मुझे अपनी तरफ खींच रही है या नहीं? तो मुझे भी एक फोर्स से अपनी तरफ, अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है। तो इस फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा? वेट का नाम दूंगा। आप लोग को भी जमीन क्या है? नीचे की तरफ खींची। अगर जमीन आप लोगों को खींचता नहीं, मतलब टुवर्ड द सेंटर आप लोगों को नहीं खींचता, तो आप लोग इस तरह कमरे में उड़ रहे होते। देखो, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, स्पेस वगैरह में देखा होगा, वहां पर बंदे क्या है? उड़ रहे होते। सही, देखो, जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी मौजूद नहीं है। जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ एक फोर्स से नहीं खींच सकती। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इसका एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी। दुकानदार के पास जाते हो ना, 10 केजी चीनी दो, उसी तरह गोश्त दे दो, तो हम किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं या नहीं? तो अब इसका एसआई यूनिट क्या है? केजी। और हमारे पास वेट का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। वेट का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का भी यूनिट हमारे पास क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर कौन सी क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जिसको बयान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज का जरूरत हो? मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड का जरूरत हो। आप एक और पॉइंट भी लिखो कि यूनिट की भी जरूरत। मगर हमारे पास ये जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो। क्या चीज इन्वॉल्व हो? डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं ना, यहां से आप डायरेक्ट ऑफिस जाओ, क्या जाओ? ऑफिस जाओ, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो या नहीं? आप पहले क्लास से बाहर जाओगे, फिर इस तरफ टर्न लोगे, फिर इस तरफ टर्न लोगे, फिर ऑफिस में जाओगे, तो आपका रास्ता किस तरह बन जाएगा? यू यू यू, फिर जाओगे, रास्ता बन जाएगा। तो एक जिग रास्ता बन जाएगा। जिग रास्ता बन जाएगा या नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट जाओ ऑफिस, तो डायरेक्ट किस तरह जाओगे? आप तो उड़ने वाले परिंदा नहीं हो कि आप डायरेक्ट जाओगे वहां पर से। तो डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट रास्ता है, डायरेक्ट रास्ता में हमारे पास डायरेक्शन होगा या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं ये ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट, तो एक बंदा आया ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ये जो जिगजैग रास्ता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर मैं कहूं ए से बी डायरेक्ट जाओ, एक एरोप्लेन से कोई कराची से किधर जा रहा है,
मतलब कोयटा की तरफ आ रहा है। तो अगर वो बाई एयर आ जाए तो वो एक डायरेक्ट रास्ता कवर करता है। देखो डायरेक्ट रास्ते को हम क्या कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन हो उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन ना हो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है प्लस मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यहां पर मैंने लिखा है प्लस किस चीज की जरूरत होती है, यूनिट की जरूरत होती है। अब हमारे पास क्या है, ये बेस क्वांटिटी है, मास हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी। देखो बेस क्वांटिटी मैंने आपको डिटेल से पढ़ा यहाँ 7 बेस क्वांटिटी। और ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, जो दूसरों से निकले, जो क्या है, दूसरों क्वांटिटी, जो दूसरों क्वांटिटी से बनी, जो दूसरे क्वांटिटी से बने। इसको हम मेजर करते हैं ऑर्डिनरी बैलेंस। आपने दुकानों में देखा होगा एक साइड होता है, दो साइड होते हैं, उसके नीचे हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मास रखते हैं, फिर हम मेजर करते हैं। दुकानदार के पास, सब्जी वाले के पास, किधर और आप जाते हो, यानी देखा होगा ना, आप कहते हो 2 केजी क्या है, लेट सपोज क्या दे दो, सब्जी वाले के पास गए 2 केजी आप टमाटर दे दो ना। टमाटर जब टमाटर लेते हो तो वहां पर इस साइड पर 2 केजी रखता है, तो जब दो बराबर हो जाता है फिर आपको देता है। तो ये एक ऑर्डिनरी बैलेंस है। जबकि हमारे पास वेट को हम किस चीज से मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा है ना, ऊपर हमारे पास इस तरह क्या होता है, एक उसको पकड़ने वाली चीज होती है, नीचे इस तरह हमारे पास होता है, और यहाँ पर हमारे पास दरमियान में क्या होता है, एक स्प्रिंग। यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज जिसको हम इस तरह, जब हम इसको इस तरह खींचते हैं स्प्रिंग नीचे की तरफ आता है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट को किस चीज से मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। किस से मेजर करते हैं, स्प्रिंग। आप देखो आपके बुक में डायग्राम भी गिवन है, देखो ये वाला डायग्राम नजर आ रहा है, यानी ये वीडियो वालों को भी दिखा दो, देखो कि वीडियो में भी देखे, जो वीडियो में देख रहे हैं ना, ये ओके स्प्रिंग बैलेंस। ऐसे यहाँ से कोई नीचे चीज आप इस तरह लटकाओगे ना, यहाँ पर इस तरह चीज, तो ये स्प्रिंग बैलेंस खुद नीचे की तरफ जाएगा, सही है। इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। अब देखो मास का फार्मूला क्या है, वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और वेट का फार्मूला, वेट किसके बराबर है, अभी मैंने आपको बता दी, वेट mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, सिंपल। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो मास अगर आप इस जमीन के ऊपर मौजूद है, आसमान के ऊपर जाओगे, स्पेस में जाओगे, किधर भी जाओगे, आपका मास यही रहेगा। मेरा मास कितना होगा, यस नासिक के मुताबिक मेरा मास कितना होगा, 45। अच्छा मैं बिल्कुल, अगर 45 का तो मैं इस कमरे में उड़ जाऊंगा, इतना कम। ऑलमोस्ट मेरा जो वजन है ना 72 kg है। मेरा मास कितना है, 72 kg है। तो मेरा वजन 72 kg है। अब देखो हमारे पास, अगर मैं स्पेस में भी चला जाऊं, इधर भी हूं, तो हर जगह मेरा मास क्या होगा, 72 kg। जबकि हमारे पास इसकी जो वेट होता है ना, ये चेंज होता है। देखो अगर जमीन के ऊपर होगा तो ये अलग होगा, स्पेस में जाओगे तो अलग होगा। जिधर ग्रेविटी कम होती जाएगी, जी की वैल्यू मतलब हाइट के साथ क्या होती है, कम होती है। तो अगर जी की वैल्यू कम होती जाएगी तो हमारे पास वेट भी क्या होता जाएगा, कम। तो याद रखना, वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, जबकि मास चेंज नहीं होता। तो यहां तक। अब हमारे पास आते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो, तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, देखो आप लोग देखो क्रिकेट वगैरह देखते हो ना, क्रिकेट खेलते हो या नहीं असली, क्रिकेट में एक बाउंड्री होती है, यानी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से डायरेक्ट गेंद गया तो चक्का, उस बाउंड्री से मतलब नीचे जाता हुआ तो चार। तो उस बाउंड्री के अंदर सारे प्लेयर खड़े रहते हैं या नहीं, बाउंड्री के बाहर सारे प्लेयर क्या है, वो फिर क्या है, क्रिकेट मतलब वहां पर जो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर होते हैं वो बाउंड्री के अंदर होते हैं ना, बाउंड्री के बाहर वो प्लेयर कंसीडर नहीं होते, वो सिर्फ हमारे पास तमाशाई होते हैं, सपोर्टर। तो इसी तरह जमीन के इर्द गिर्द हमारे पास एक इलाका होता है, उस इलाके के अंदर अगर आप रहोगे तो जमीन आप पर ग्रेविटी लगाएगी, कशिश लगाएगी। अगर आप उस इलाके से बाहर जाओगे तो जमीन आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगी। तो आसान अल्फाज में देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड का मतलब क्या है, मैदान। फील्ड का मतलब क्या होता है, मैदान होता है। तो सिंपल, ये हमारे पास क्या है, जमीन। ये हमारे पास क्या है, जमीन है, और ये जमीन के इर्द गिर्द क्या है, इलाका। अब मैंने सिंपल आपको इमेजिनरी करके यहाँ पर बनाने कि इस इलाके के अंदर अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखूँ, या यहाँ पर रखूँ, तो इस इलाके के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो जमीन उसको अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा, जमीन उसको अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा। अगर जो भी ऑब्जेक्ट इस इलाके से बाहर चला गया, इस फील्ड से बाहर चला गया, तो फिर जमीन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जमीन का जो ग्रेविटी है, फिर काम नहीं करता। जिस तरह हम स्पेस में चले जाते हैं, जब स्पेस में चले जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, हम जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से, जमीन की ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं। जब हम जमीन की ग्रेविटी से बाहर चले जाएंगे तो जमीन की ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ग्रेविटेशनल इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जमीन हमको अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा। तो इस इलाके को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड या अब हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपल ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जमीन के इर्द गिर्द वो इलाका है, वो फील्ड है।
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस फील्ड के अंदर आ गया ना तो जमीन उसको अपनी सेंटर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा। अगर आप उस इलाके से बाहर चले गए तो इसका मतलब क्या है, जमीन की ग्रेविटी खत्म, जमीन आपको अपनी सेंटर की तरफ नहीं खींच सकता। तो इसको हम नाम देते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखना इसको आप डिफाइन किस तरह करोगे। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी क्या है, सिंपल अ रीजन और अ स्पेस अराउंड द अर्थ। देखो ये एक ऐसा इलाका है, ऐसा रीजन है जमीन के इर्द गिर्द where gravitational effect of the earth are felt by the mass which enter the region। देखो ये जमीन के इर्द गिर्द वो इलाका है, अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट इस इलाके के अंदर आ गया तो वो ग्रेविटी को क्या करेगा, महसूस करेगा कि वो जमीन क्या कर रही है, उस चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो इसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर होगा, सिंपल हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा जमीन के सेंटर की तरफ, हमेशा जमीन के सेंटर की तरफ होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सिंपल। अब हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल क्या है, फोर्स पर यूनिट मास, जितना फोर्स होगा उसको मास से डिवाइड करो। देखो एक मास पर कितना फोर्स लग रहा है, सिंपल फोर्स पर यूनिट मास मतलब एक मास पर कितना फोर्स लग रहा है या यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के। एक यूनिट मास पर ग्रेविटी कितना ज्यादा एक्ट कर रही है, एक यूनिट फील्ड पर ग्रेविटी कितना ज्यादा एक्ट कर रही है, तो इसका हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जी का मतलब ग्रेविटेशनल, एफ का मतलब फील्ड, एस का मतलब स्ट्रेंथ। तो ये किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अभी मैंने आपको बता दिया कि फोर्स किसके बराबर होता है, वेट, और वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर। देखो फोर्स किसके बराबर है, वेट, मास डिवाइडेड, तो फोर्स की जगह मैंने क्या लिखा, वेट, वेट डिवाइडेड बाय मास, इस तरह आप भी लिख सकते हो। मगर देखो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, देखो वेट डिवाइडेड बाय मास किसके बराबर होता है, जी। जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या, देखो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद नीचे की तरफ जाएगा, फ्री फॉल मतलब खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा, इसको हम कहते हैं फ्री फॉलिंग। तो इसी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, वेट डिवाइडेड बाय मास हमारे पास किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, इस तरह भी आप कह सकते हो। अब हमारे पास क्या है, देखो ये तो अभी मैंने आपको बताया, देखो वेट किसके बराबर है, mg के बराबर है। अगर आपने g की वैल्यू निकालनी है तो मास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वेट डिवाइडेड बाय मास किसके बराबर हो गया, g। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, वेट पर यूनिट मास के बराबर। अब यहाँ पर देखना, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सन। अगर आपने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखनी है ड्यू टू, सिंपल हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी, अगर सन के करीब देखोगे तो कितना होगा, 274.2 न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, या सिंपल आप लिखो 274.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो या न्यूटन पर केजी लिखो, फर्क नहीं। उसी तरह वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द मून, जमीन के करीब क्या होगी, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुक में एक टेबल गिवन है, आपने सबका वैल्यू देखना है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो